नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो हम कर रहे हैं वो है किन्नौर। स्टार्ट करते हैं। किन्नौर का जिले के रूप में गठन हुआ है 21 अप्रैल 1960 को। तो किन्नौर का जिले के रूप में गठन कब हुआ? 21 अप्रैल 1960 को। जिले के रूप में गठन हुआ किन्नौर का 21 अप्रैल 1960 को। किन्नौर का जिला मुख्यालय कहाँ पर है? रिकांगपिओ में। जनसंख्या घनत्व कितना है किन्नौर में? 13 जो है जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी। साक्षरता कितनी है? 80%। क्षेत्रफल है 6401 स्क्वायर किलोमीटर या फिर 6401 वर्ग किलोमीटर, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 11.50%। 11.50%। लिंगानुपात कितना है? 819। ठीक है, और न्यूनतम भी है ये। किन्नौर का जो लिंगानुपात है 819, यह न्यूनतम मतलब लिंगानुपात है पूरे हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट्स में से। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 7.39%। 7.39%। 7.39%। इसके अलावा जो किताबें किन्नौर से रिलेटेड है वो है किन्नर देश, ये राहुल सांस्कृत्यायन ने लिखी है। किन्नर देश, राहुल सांस्कृत्यायन। किन्नर इन द हिमालयाज, एस.सी. वाजपेयी। किन्नर इन द हिमालयाज, एस.सी. वाजपेयी। किन्नर इन द हिमालयाज किसकी पुस्तक है? एस.सी. वाजपेयी की। किन्नर लोक साहित्य, बंशीराम शर्मा। किन्नर लोक साहित्य, बंशीराम शर्मा। द म्यूजिक ऑफ किन्नौर, ई.ए. चौहान। ई.ए. चौहान। तो किन्नौर से रिलेटेड कौन कौन सी बुक्स हैं? किन्नर देश, राहुल सांस्कृत्यायन ने लिखी है। किन्नर इन द हिमालयाज, एस.सी. वाजपेयी। किन्नर लोक साहित्य, बंशीराम शर्मा। द म्यूजिक ऑफ किन्नौर, ई.ए. चौहान के द्वारा लिखी गई है। आगे देखते हैं हम किन्नौर के भूगोल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो जो जास्कर है ये किन्नौर और तिब्बत के बीच की सीमा निर्धारित करता है। जास्कर किन्नौर और तिब्बत के बीच की जो सीमा है उसे निर्धारित करता है। जास्कर किन्नौर और तिब्बत के बीच की सीमा को निर्धारित करता है। मतलब जास्कर पर्वत श्रृंखला किन्नौर और तिब्बत के बीच में पड़ती है और ये इनकी सीमा का निर्धारण करती है। किन्नौर और तिब्बत की सीमा पर परेछू से शुरू होकर शिपकीला, रैंसो, शिमडोंग, गुमरंग दर्रों से होकर गुजरती है। तो किन्नौर और तिब्बत की जो सीमा है वो परेछू से शुरू होती है और कहाँ कहाँ से गुजरती है? शिपकीला से, रैंसो से, शिमडोंग, गुमरंग, इन सब दर्रों से होकर गुजरती है, परेछू से शुरू होकर। तो हमने क्या पढ़ा कि किन्नौर और तिब्बत के बीच सीमा निर्धारण कौन करती है? तो जास्कर पर्वत श्रृंखला करती है। पहले तो ये ध्यान रखना है कि जास्कर पर्वत श्रृंखला ये किन्नौर और तिब्बत के बीच में सीमा निर्धारण करती है। अब जो किन्नौर और तिब्बत की सीमा है कहाँ से शुरू होती है? परेछू से। परेछू से शुरू होकर फिर उसके बाद शिपकीला, रैंसो, शिमडोंग और गुमरंग कहाँ कहाँ से गुजरती है? शिपकीला, रैंसो, शिमडोंग और गुमरंग दर्रों से होकर गुजरती है। शिपकीला, रैंसो, शिमडोंग और गुमरंग दर्रों से होकर गुजरती है। उसके बाद है घाटियाँ। सतलुज घाटी किन्नौर की सबसे बड़ी घाटी है। सतलुज घाटी किन्नौर की सबसे बड़ी घाटी है। कौन सी घाटी है किन्नौर की सबसे बड़ी घाटी? सतलुज घाटी। हांगरंग घाटी स्पीति नदी के साथ स्थित है, जो खाब गांव के पास सतलुज में मिलती है। तो हांगरंग जो घाटी है वो स्पीति नदी के साथ स्थित है, जो खाब गांव के पास सतलुज में मिलती है। हांगरंग घाटी कहाँ स्थित है? स्पीति नदी के साथ। तो हांगरंग घाटी स्पीति नदी के साथ स्थित है, जो खाब गांव के साथ सतलुज से, जो खाब गांव के पास सतलुज में मिलती है। एक तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि हांगरंग घाटी किसके साथ स्थित है? स्पीति नदी के साथ स्थित है और खाब गांव के पास सतलुज में मिलती है। हांगरंग घाटी जो है स्पीति नदी के साथ स्थित है और जो स्पीति नदी है वो सतलुज में कहाँ मिलती है? खाब गांव में। स्पीति नदी खाब गांव में सतलुज में मिलती है।
ठीक है, यहाँ से आपको 3 फैक्ट पता चल रहे हैं। एक तो कि कौन सी घाटी स्पीति नदी के साथ स्थित है, हांगरांग घाटी। और स्पीति जो नदी है वो सतलुज से कहाँ मिलती है, तो वो मिलती है खाब गांव में। स्पीति नदी सतलुज से खाब गांव में मिलती है। आगे देखते हैं, तो बोला गया है सुनाम या जो रोपा घाटी रोपा नदी द्वारा बनती है। सुनाम या रोपा घाटी रोपा नदी द्वारा बनती है। तो यदि तो आपके पास रोपा घाटी आता है तो आप तो इजीली बता लोगे कि रोपा नदी द्वारा बनती है। लेकिन सुनाम अगर नाम आता है, सुनाम जो घाटी है ये भी रोपा नदी के द्वारा बनती है। तो सुनाम और रोपा घाटी, सुनाम का ही नाम रोपा घाटी बोला गया है। या तो सुनाम घाटी या रोपा घाटी रोपा नदी द्वारा बनती है। तो सुनाम घाटी ज़्यादा फोकस किस पे कर रहा है, सुनाम पर। सुनाम घाटी किस नदी के द्वारा बनती है, रोपा नदी के द्वारा। बसपा घाटी को सांगला घाटी भी कहा जाता है। बसपा घाटी को क्या बोलते हैं, सांगला घाटी। ठीक है, बसपा घाटी को सांगला घाटी भी कहते हैं। और यह घाटी बसपा नदी द्वारा निर्मित है। तो बसपा घाटी है, बसपा नदी द्वारा निर्मित है। लेकिन यहाँ से तो आपको, क्योंकि इनका नाम सिनोनिमस हो रहा है यहाँ पर, बसपा बसपा, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। लेकिन सांगला घाटी अगर आएगा तो आपको याद रखना है, नाम तो बसपा घाटी का ही सांगला घाटी है, लेकिन अगर पूछा जाएगा सांगला घाटी किस नदी द्वारा निर्मित है, तो बसपा नदी के द्वारा। जो सांगला घाटी है वो बसपा नदी द्वारा निर्मित होती है। सांगला घाटी बसपा नदी के द्वारा निर्मित होती है। सांगला घाटी भी कहा जाता है किसे, बसपा घाटी को, और ये बसपा नदी के द्वारा निर्मित होती है। यह किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी है। जो सांगला घाटी है या फिर बसपा घाटी है, ये किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी है। कामरू गांव सांगला घाटी में स्थित है। जो कामरू गांव है ये भी सांगला घाटी में स्थित है। तो कामरू फेमस गांव है और इसका हमें ध्यान रखना है कि ये सांगला घाटी में स्थित है। किन्नौर की सांगला घाटी में स्थित है। कौन सा गांव, कामरू गांव। कामरू गांव किन्नौर की सांगला घाटी में स्थित है। टिडोंग घाटी टिडोंग नदी द्वारा निर्मित होती है। टिडोंग घाटी टिडोंग नदी द्वारा निर्मित होती है, लेकिन आपको इस घाटी का ये याद रखना है कि टिडोंग घाटी कहाँ पर है, किन्नौर में है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि जो टिडोंग घाटी है वो किस जिले में स्थित है, तो किन्नौर जिले में है। टिडोंग घाटी कहाँ है, किन्नौर जिले में, और ये टिडोंग नदी द्वारा ही निर्मित है। भाभा किन्नौर का सबसे बड़ा गांव है, जो भाभा घाटी में स्थित है। और किन्नौर का सबसे बड़ा गांव कौन सा है, भाभा। भाभा किन्नौर का सबसे बड़ा गांव है जो भाभा घाटी में स्थित है। तो भाभा क्या है, किन्नौर का सबसे बड़ा गांव और भाभा घाटी में स्थित है। तो यहाँ किन्नौर की घाटी इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा कि सतलुज घाटी किन्नौर की सबसे बड़ी घाटी है। अगर किन्नौर की सबसे बड़ी घाटी पूछेंगे तो क्या होगी, सतलुज घाटी। किन्नौर की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है, सतलुज घाटी। और पूछा जाएगा कि हांगरांग घाटी किस नदी के साथ स्थित है, तो स्पीति नदी के साथ। या फिर स्पीति नदी के साथ कौन सी घाटी स्थित है, तो हांगरांग घाटी। और स्पीति नदी किस स्थान पर सतलुज में मिलती है, तो खाब गांव के पास। खाब गांव के पास जो स्पीति नदी है वो सतलुज में मिलती है। स्पीति नदी खाब गांव के पास सतलुज में मिलती है। फिर यदि पूछा जाएगा कि सुनाम घाटी किस नदी द्वारा निर्मित है, तो सुनाम घाटी ये रोपा नदी के द्वारा निर्मित है। सुनाम घाटी को ही रोपा घाटी कहा जाता है और ये रोपा नदी के द्वारा बनती है। ठीक है, तो सुनाम घाटी एक तो रोपा नदी के द्वारा बनती है, और दूसरी बात कि अगर पूछा जाएगा सुनाम घाटी कहाँ है, तो किन्नौर में। सुनाम घाटी कहाँ है, किन्नौर में। और साथ ही रोपा घाटी भी कहाँ है, किन्नौर में। तो सुनाम या रोपा घाटी अगर पूछा जाएगा कि किस जिले में है, तो किन्नौर में। हांगरांग घाटी भी किन्नौर में। सतलुज घाटी हमने पढ़ा कि सबसे बड़ी घाटी है, और हांगरांग घाटी हो गई एक किन्नौर की, एक होगी सुनाम या रोपा घाटी किन्नौर में, है ना। फिर है बसपा घाटी। बसपा घाटी को सांगला घाटी भी कहा जाता है। तो यदि पूछा जाएगा कि बसपा घाटी कहाँ है, तो वो भी किन्नौर में है। सांगला घाटी कहाँ है, वो भी किन्नौर में है। और सांगला घाटी किस नदी द्वारा निर्मित है, तो ये बसपा नदी के द्वारा निर्मित है। सांगला घाटी बसपा नदी के द्वारा निर्मित है और यह किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी है। कामरू गांव कहाँ पर है, सांगला घाटी में स्थित है। कामरू गांव सांगला घाटी में स्थित है। टिडोंग घाटी टिडोंग नदी द्वारा निर्मित है, और टिडोंग घाटी कहाँ है, किन्नौर में। टिडोंग घाटी कहाँ है, किन्नौर में। भाभा किन्नौर का सबसे बड़ा
गांव है और ये भाभा घाटी में स्थित है। और भाभा घाटी भी कहाँ है? किन्नौर में। नेक्स्ट देखते हैं अब नदियाँ। तो बोला गया है कि सतलुज नदी किन्नौर को 2 बराबर भागों में बांटती है। सतलुज नदी क्या करती है? किन्नौर को 2 बराबर भागों में बांटती है। सतलुज को तिब्बत में जुंगती और मुक्सुंग के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है कि जो सतलुज नदी है उसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जुंगती या मुक्सुंग के नाम से जाना जाता है। सतलुज को तिब्बत में जुंगती या मुक्सुंग के नाम से जाना जाता है। जो सतलुज है उसे कहाँ पर? तिब्बत में जुंगती या मुक्सुंग के नाम से जाना जाता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि तिब्बत में जुंगती या मुक्सुंग किसे कहते हैं? तो तिब्बत में जुंगती या मुक्सुंग किसे कहते हैं? सतलुज को। तिब्बत में जुंगती और मुक्सुंग किसको कहते हैं? तिब्बत में जुंगती और मुक्सुंग कहते हैं सतलुज को। या इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सतलुज को किस स्थान पर जुंगती या मुक्सुंग के नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में जाना जाता है। ठीक है, तो किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा सकते हैं। आपको याद रखना है कि सतलुज का ही नाम है जुंगती भी और मुक्सुंग भी। जुंगती और मुक्सुंग दोनों सतलुज का नाम है। और स्पेशली इनको ये जुंगती और मुक्सुंग कहाँ बोला जाता है सतलुज को? तो ये तिब्बत में बोला जाता है। जुंगती और मुक्सुंग जो है सतलुज को तिब्बत में बोला जाता है। रोपा नदी शियाशु के पास सतलुज नदी में मिलती है। तो रोपा नदी कहाँ मिलती है? सतलुज में शियाशु के पास। तो आपको याद रखना है कि सतलुज नदी जो है रोपा नदी जो है वो शियाशु के पास सतलुज में मिलती है। अभी हमने पढ़ा था कि स्पीति नदी कहाँ मिलती है? सतलुज में खाब के पास, है ना। स्पीति नदी मिलती थी खाब के पास, और जो रोपा नदी है वो शियाशु के पास सतलुज नदी में मिलती है। रोपा नदी शियाशु के पास सतलुज नदी में मिलती है। कसांग, तैती, यूला, मुलगुन, स्पीति और बसपा सतलुज की किन्नौर में प्रमुख सहायक नदियां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि यहाँ पर सतलुज की सहायक नदियाँ दी गई हैं। ठीक है, सतलुज की सहायक नदियाँ दी गई हैं और ये स्पेशली कहाँ की? किन्नौर में है ये सारी की सारी सहायक नदियाँ। ऐसे तो सतलुज की और भी सहायक नदियाँ हैं, लेकिन जो मेन किन्नौर में है सतलुज की सहायक नदियाँ वो हैं कसांग, तैती, यूला, मुलगुन, स्पीति और बसपा। ठीक है, सतलुज की सहायक नदी कौन कौन सी है? कसांग, तैती, यूला, मुलगुन, स्पीति और बसपा सतलुज की किन्नौर में प्रमुख सहायक नदियां हैं। जो स्पीति और बसपा है ये तो मेन है ही इसकी सहायक नदियां। और स्पीति और बसपा अब तक बहुत बार पूछी भी जा चुकी हैं कि स्पीति किसकी सहायक नदी है? तो सतलुज की। और बसपा किसकी सहायक नदी है? तो ये भी सतलुज की। लेकिन अब जो बाकी ये हैं कसांग, तैती, यूला, मुलगुन, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये कम पूछी गई हैं। और स्पीति और बसपा बहुत बार पूछी जा चुकी हैं, तो इन्हें तो याद रखना ही है आपको, लेकिन जो इसके अलावा हैं उन पर भी ध्यान देना है। कसांग, तैती, यूला, मुलगुन। ठीक है, स्पीति और बसपा के अलावा कौन सी है? कसांग, तैती, यूला, मुलगुन। तो सतलुज की किन्नौर में कौन कौन सी सहायक नदियाँ हुई? कसांग, तैती, यूला, मुलगुन, स्पीति और बसपा। कसांग, तैती, यूला, मुलगुन, स्पीति और बसपा ये सतलुज की किन्नौर में सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं झीलें। तो कौन कौन सी झीलें हैं किन्नौर में? तो नाको जो है ये एक झील है किन्नौर की, नाको झील है और ये हांगरांग तहसील में स्थित है। नाको झील कहाँ पर है? हांगरांग तहसील में स्थित है। तो किन्नौर की जो ये हांगरांग तहसील है, हांगरांग घाटी हो गई, हांगरांग तहसील हो गई, तो किन्नौर की ये हांगरांग जो तहसील है ये बहुत फेमस है। ठीक है, तो और यहाँ पर जो झीलें हैं किन्नौर में वो भी एक दो ही दी जाती है जो बुक्स में दी होती है। तो ये इस हिसाब से भी जो नाको है ये मतलब इम्पॉर्टेंट बन जाती है। तो पहले तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि नाको झील कहाँ स्थित है? तो ये किन्नौर में है। लेकिन थोड़ा सा और टफ बनाने के लिए क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि नाको झील किन्नौर की किस तहसील में स्थित है? तो नाको झील किन्नौर की हांगरांग तहसील में स्थित है। नाको झील कहाँ पर है? किन्नौर की हांगरांग तहसील में। नाको झील किन्नौर की हांगरांग तहसील में स्थित है।
नाको झील कहाँ है? किन्नौर की हांगरांग तहसील में। नेक्स्ट देखते हैं सोरंग। तो सोरंग झील कहाँ है? ये निचार तहसील में है। सोरंग झील किन्नौर की निचार तहसील में है। जो किन्नौर में ये दो झीलें बहुत फेमस है, एक नाको और एक सोरंग, तो इसीलिए इनकी तहसीलें भी दी गई है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमने पढ़ा नाको झील जो है वो हांगरांग तहसील में स्थित है, और जो सोरंग झील है वो निचार तहसील में स्थित है। सोरंग किन्नौर की निचार तहसील में है। सोरंग झील कहाँ है? किन्नौर में, और कौन सी तहसील में? निचार तहसील में। सोरंग निचार तहसील में स्थित है। किन्नौर की निचार तहसील में कौन सी झील है? सोरंग। और किन्नौर की हांगरांग तहसील में कौन सी झील है? नाको। तो नाको और सोरंग जो हैं ये किन्नौर की झीलें हैं। नाको और सोरंग किन्नौर की झीलें हैं। नाको है हांगरांग में और सोरंग है निचार में। देखते हैं वन। न्योजा वृक्ष पूरे देश में केवल किन्नौर में पाया जाता है। ये भी किन्नौर की एक विशेषता है कि किन्नौर में न्योजा वृक्ष पाया जाता है, और जो ना सिर्फ पूरे हिमाचल में पर पूरे देश की भी अगर हम बात करें तब भी केवल किन्नौर में मिलता है। ठीक है, हिमाचल में तो सिर्फ किन्नौर में मिलता ही है, लेकिन पूरे देश में भी सिर्फ किन्नौर में ही मिलता है। न्योजा वृक्ष जो है वो सिर्फ किन्नौर में पाए जाते हैं, पूरे देश में केवल किन्नौर में पाया जाता है। तो न्योजा वृक्ष इंपॉर्टेंट है। तो न्योजा वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? किन्नौर में। इंपॉर्टेंट है कि न्योजा वृक्ष पूरे देश में केवल कहाँ पाए जाते हैं? किन्नौर में। आगे देखते हैं किन्नौर का इतिहास। किन्नौर का इतिहास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो हम देखते हैं किन्नौर का पहले प्राचीन इतिहास। वर्तमान किन्नौर प्राचीन रियासत बुशहर का हिस्सा रहा है। तो पहली लाइन से क्वेश्चन है कि वर्तमान जो किन्नौर है किस प्राचीन रियासत का हिस्सा रहा है? तो बुशहर रियासत का। वर्तमान किन्नौर बुशहर रियासत का हिस्सा रहा है। किन्नौर किसका हिस्सा था? बुशहर रियासत का। तो वर्तमान किन्नौर प्राचीन बुशहर रियासत का हिस्सा था। किन्नौर की आदिम जाति की उत्पत्ति दैविक लीला से हुई मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि किन्नौर की जो आदिम जाति है, मतलब यहाँ के जो पुराने निवासी हैं, प्राचीन निवासी हैं, वो कैसे उत्पत्ति हुई है उनकी? दैविक लीला से, मतलब किसी देवताओं के कुछ लीला से उनकी जो है उत्पत्ति मानी जाती है। तो किन्नौर की आदिम जाति की उत्पत्ति दैविक लीला से हुई मानी जाती है। और किन्नौर पहले किसका रियासत का हिस्सा था? बुशहर का। ठीक है। अमरकोश ग्रंथ में किन्नर जाति का वर्णन मिलता है। तो इम्पॉर्टेंट है, अमरकोश ग्रंथ में अगर पूछा जाए कि किस जाति का वर्णन मिलता है तो अमरकोश ग्रंथ में किन्नर जाति का विवरण मिलता है। अमरकोश ग्रंथ में किन्नर जाति का विवरण मिलता है। अमरकोश ग्रंथ में किसका विवरण मिलता है? कौन सी जाति का? तो किन्नर जाति का। किन्नर जाति का विवरण मतलब अमरकोश में मिलता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथ में किन्नर लोगों को अश्वमुखी और किन्नरह कहा गया है। इम्पॉर्टेंट है कि जो हिंदू धर्म ग्रंथ है उसमें किन्नर लोगों को दो नाम से जाना जाता है। एक तो अश्वमुखी। अश्वमुखी का मतलब होता है कि जिनका अश्व के जैसा मुख होता है, मतलब जिनका फेस या मुंह किसकी तरह होता है? अश्व की तरह। तो इनको अश्वमुखी कहा जाता था। ठीक है, जो हिंदू धर्म ग्रंथ है उसमें किन्नर लोगों को अश्वमुखी कहा गया है। हिंदू धर्म ग्रंथ में किन्नरों को क्या कहा गया है? अश्वमुखी। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उनमें किन लोगों को अश्वमुखी के नाम से संबोधित किया गया है? तो ये है किन्नर लोगों को कहा गया। और साथ ही जो किन्नर है वो इस तरह से बोला जाता है कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है, किम धन नरह। ठीक है, इसका मतलब है किस प्रकार का नर, कि किस प्रकार के नर हैं। ठीक है, तो किम नरह, तो किन्नर इस वर्ड से बोला जाता है कि इससे बना है। तो इस तरह से अश्वमुखी भी आप याद रखिएगा कि ये भी किन्नर को कहा जाता है, किन्नर लोगों को। और अमरकोश ग्रंथ में कौन सी जाति का विवरण है? तो किन्नर जाति का। अमरकोश ग्रंथ में भी किन्नर जाति का विवरण है। आगे इम्पॉर्टेंट है कि तिब्बती लोग किन्नौर को खुन्नू कहते हैं। जो तिब्बती लोग हैं, अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि बार बार जो तिब्बतियों का उल्लेख इसलिए आ रहा है क्योंकि जो किन्नौर और तिब्बत की सीमा आपस में लगती हुई है।
ठीक है। किन्नौर और तिब्बत की सीमा आपस में लगती हुई है। पुराने टाइम में या अंग्रेज़ों के टाइम में भी जो किन्नौर के थ्रू तिब्बत से व्यापार किया जाता था। ठीक है। तो यहाँ पर जो तिब्बती लोग हैं तो उनके लिए मतलब किन्नौरी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब उनकी संस्कृति से वो जुड़े हुए हैं। और उनके बीच में मतलब जैसे ट्रेड वगैरह होता था तो वो उनको किस नाम से, अलग अलग नाम से संबोधित करते थे। तो इसी तरह से तिब्बती लोग किन्नौर को खुन्नू कहते हैं। तिब्बती लोग किन्नौर को क्या बोलते हैं? खुन्नू। ठीक है। तिब्बती लोग किन्नौर को क्या बोलते हैं? खुन्नू बोलते हैं। ठीक है। खुन्नू किसे कहा जाता है? तो तिब्बतियों द्वारा किन्नौर को कहा जाता है। किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि तिब्बती लोग किन्नौर को क्या कहते थे? तो खुन्नू। या तिब्बती लोग किससे खुन्नू कहते थे? तो किन्नौर को खुन्नू कहते थे। या किन्नौर को खुन्नू किन के द्वारा कहा जाता था? तो तिब्बतियों के द्वारा। किन्नौर को खुन्नू तिब्बतियों के द्वारा कहा जाता था। आगे देखते हैं। लद्दाख में किन्नौर, बुशहर और कामरू को मोने कहा जाता था। ठीक है। तो अगर हम अभी हमने की तिब्बत की बात कि तिब्बत में किन्नौर को बोलते थे खुन्नू। ठीक है। तिब्बत में, सिर्फ तिब्बत में किन्नौर को क्या बोला जाता था? खुन्नू। अब हम कर रहे हैं लद्दाख की बात। तो लद्दाख में ये दिमाग में रखना कि लद्दाख की बात हो रही है। ठीक है। तो लद्दाख में यहाँ पर देखो किन्नौर को भी मोने कहा जाता है, बुशहर को भी मोने कहा जाता है और कामरू को भी। सबसे पहले आप ये फैक्ट दिमाग में रखना कि जो किन्नौर है उसको तिब्बती तो बोलते हैं खुन्नू। किन्नौर को तिब्बती क्या बोलते हैं? खुन्नू। और किन्नौर को लद्दाख वाले क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं मोने। तो किन्नौर को लद्दाख वाले क्या बोलते थे? मोने। ठीक है। तो किन्नौर को तिब्बती लोगों द्वारा खुन्नू कहा जाता था और किन्नौर को ही लद्दाख के लोगों के द्वारा क्या कहा जाता था? मोने। ठीक है। और ना सिर्फ किन्नौर को मोने कहा जाता था लद्दाख के द्वारा, तो लद्दाख वाले जो थे वो सबको ही मोने बोलते थे। ठीक है। मतलब किन्नौर को भी, ठीक है, और साथ के साथ बुशहर को भी और कामरू को भी। किन्नौर, बुशहर और कामरू को मोने बोलते थे लद्दाख वाले। ठीक है। किन्नौर का तो आपको याद करना ही करना है ना कि तिब्बती बोलते थे किन्नौर को खुन्नू और लद्दाख वाले बोलते थे किन्नौर को मोने। लेकिन जो लद्दाख वाले हैं वो सिर्फ किन्नौर को ही मोने नहीं बोलते, 3 जगह को मोने बोलते थे। ठीक है। चाहे वो किन्नौर हो उसको भी मोने बोला जाता था, चाहे वो बुशहर हो उसको भी मोने बोला जाता था, और कामरू को भी मोने बोला जाता था। किस किस जगह को? किन्नौर, बुशहर और कामरू, इन तीनों को क्या बोला जाता था? मोने बोला जाता था। ठीक है। आप इसका ट्रिक भी बना सकते हो, या तो के बी के। ठीक है। के बी के तो किन्नौर, बुशहर और कामरू इनको मोने कहा जाता था। ठीक है। के बी के को मतलब किन्नौर, बुशहर और कामरू को मोने कहा जाता था लद्दाख के द्वारा। ठीक है। लद्दाख के द्वारा तो एल एल के बी के, एल के बी के। तो लद्दाख के द्वारा क्या कहा जाता था? किस किस को? किन्नौर, बुशहर और कामरू को। लद्दाख के द्वारा किन्नौर, बुशहर और कामरू, है ना। लद्दाख के द्वारा किन्नौर, बुशहर और कामरू को क्या बोला जाता था? मोने कहा जाता था। ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कि तिब्बती लोग बोलते थे किन्नौर को खुन्नू, और जो लद्दाख वाले लोग हैं वो किन्नौर को क्या बोलते हैं? मोने। और वो जो लद्दाख के लोग हैं वो किन्नौर को भी मोने बोलते हैं, कामरू को भी मोने बोलते हैं, और साथ ही साथ बुशहर को भी मोने बोलते हैं। ठीक है। अब है किन्नौर के निवासी प्राचीन काल में खस थे। तो किन्नौर के निवासी अगर प्राचीन काल की बात करें तो कौन थे किन्नौर के प्राचीन निवासी? तो किन्नौर के प्राचीन निवासी खस थे। तो किन्नौर के निवासी प्राचीन काल में खस थे। किन्नौर के निवासी प्राचीन काल में कौन थे? खस थे। किन्नौर के निवासी प्राचीन काल में किन्हें कहा जाता है? तो खसों को कहा जाता है। किन्नौर राजपूत जो खसों की उपजातियां थी, तो किन्नौर के जो राजपूत थे ये खसों की उपजातियां थी। जैसे सबसे प्राचीन जब जाति खस थी यहाँ पर किन्नौर में, जब सबसे पुराने लोग रह रहे थे वो कौन थे? खस थे। ठीक है। और जो किन्नौर के राजपूत हैं वो इन्हीं खसों की उपजातियां थी। ठीक है। सबसे प्राचीन वासी कौन थे किन्नौर के? खस। और जो किन्नौर के राजपूत हैं वो इन्हीं खसों की उपजातियां हैं। ठीक है। कनैत और जड़ में विभाजित हो गई थी। जो किन्नौर के राजपूत हैं, जो खसों की उपजातियां थी ना, वो बाद में किस में विभाजित हो गई थी? कनैत और जड़ में विभाजित हो गई थी। तो कनैत और जड़ भी किन्नौर में ही होते हैं।
ठीक है। और साथ ही साथ जो खस थे वो भी पुराने टाइम में किन्नौर के प्राचीन निवासी थे। तो किन्नौर के सबसे प्राचीनतम जो निवासी हम बोल सकते हैं जिनको, वो खस थे। और बाद में जो है खसों की उपजातियां बन गई। तो जो किन्नौर के राजपूत थे वो खसों की उपजातियों में बंट गए। तो उन जो उपजातियां थी किस किस में बंटी थी, वो कन्नैत और जड़ में विभाजित हुई थी। कन्नैत और जड़ में, एक तरह से आप ऐसे बोल सकते हो कि खस जो है वो बाद में किस में विभाजित हो गए, कन्नैत और जड़ में। खस ही बाद में डिवाइड हो गए किसमें, कन्नैत में और जड़ में। तो कन्नैत और जड़ जो है ये किससे अलग होकर बने हैं, खसों से ही मतलब अलग होकर बने हैं। ये खसों की ही उपजातियां हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बोला गया है कि पांडवों ने 12 वर्षों का जो वनवास है ये किन्नौर में ही बिताया था। पांडवों ने 12 वर्ष का जो वनवास है किन्नौर में बिताया था। तो पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास कहाँ बिताया था, किन्नौर में। कालिदास ने अपनी पुस्तक कुमार संभव में किन्नरों का वर्णन किया है। अभी हमने पढ़ा था कि अमरकोश जो ग्रंथ था उसमें भी क्या है, किन्नरों का वर्णन था। अब देखो कालिदास की जो पुस्तक है कुमार संभव, कालिदास की पुस्तक कुमार संभव में भी किन्नरों का वर्णन मिलता है। अमरकोश में भी किन्नरों का वर्णन मिलता है। और कालिदास की बुक है कुमार संभव, कुमार संभव में किन्नरों का वर्णन मिलता है। कालिदास की पुस्तक कुमार संभव में किन्नरों का वर्णन मिलता है। किसमें, कालिदास की कौन सी पुस्तक में किन्नरों का वर्णन मिलता है, कुमार संभव में। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि कालिदास की कौन सी पुस्तक में किन्नरों का वर्णन मिलता है, तो कुमार संभव में। या कुमार संभव जो जिनमें किन्नरों का वर्णन मिलता है वो किसकी पुस्तक है, तो कालिदास की पुस्तक है। ठीक है, और कालिदास ने कुमार संभव में किस जाति का वर्णन किया है, तो किन्नरों का वर्णन किया है। वायु पुराण में किन्नरों को महानंद पर्वत का निवासी बताया गया है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है एलाइड में पहले कि वायु पुराण में किन्नरों को कहाँ का निवासी बताया गया है, तो महानंद पर्वत का। ठीक है, वायु पुराण में किन्नरों को कहाँ का निवासी बताया गया है, महानंद पर्वत का। तो कौन से पुराण में किन्नरों को जो है महानंद पर्वत का निवासी बताया गया, वायु पुराण में। वायु पुराण में किन्नरों को महानंद पर्वत का निवासी बताया गया। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि वायु पुराण में किनको, कौन लोग हैं कि किस जाति को जो है महानंद पर्वत का निवासी बताया गया है, तो वहाँ किन्नर आ जाएगा। या फिर कौन से पुराण में किन्नरों को महानंद पर्वत का निवासी बताया गया, तो वायु पुराण में। या वायु पुराण में किन्नरों को कहाँ का निवासी बताया गया है, तो महानंद पर्वत का। ठीक है, अब देखते हैं रियासत की स्थापना कि कैसे किन्नौर रियासत की स्थापना हुई। तो बनारस के जो चंद्रवंशी राजा प्रद्युमन थे, यहाँ पर देखना चंद्रवंशी राजा है ये प्रद्युमन, बनारस के चंद्रवंशी राजा प्रद्युमन ने कामरू में राजधानी स्थापित कर बुशहर रियासत की नींव रखी। बनारस के चंद्रवंशी राजा प्रद्युमन ने कामरू में राजधानी स्थापित कर बुशहर रियासत की नींव रखी थी। तो बुशहर रियासत की किसने नींव रखी थी, राजा प्रद्युमन ने। और ये बनारस के चंद्रवंशी राजा थे। राजा प्रद्युमन बनारस के चंद्रवंशी राजा थे। तो बनारस के चंद्रवंशी राजा प्रद्युमन ने, ठीक है, बुशहर रियासत की नींव रखी और राजधानी कहाँ बनाई, कामरू में। तो बनारस के चंद्रवंशी राजा प्रद्युमन ने कौन सी रियासत की नींव रखी, बुशहर रियासत की, और अपनी राजधानी किसे बनाया, कामरू को। ठीक है, तो इस तरह से जो बुशहर की पहली राजधानी कौन सी बनी थी, कामरू, और नींव किसने रखी थी, राजा प्रद्युमन ने। कहाँ के थे, बनारस के। और कौन से राजा थे, चंद्रवंशी राजा। बौद्ध धर्म का आगमन, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो किन्नौर में, क्योंकि हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म को बहुत माना जाता है, तो बौद्ध धर्म का आगमन कब हुआ है, तो 7वीं से 10वीं सदी के बीच तिब्बत के गुगे साम्राज्य के प्रभाव में आकर किन्नौर में बौद्ध धर्म और भोटिया भाषा का प्रभाव पड़ा। तो 7वीं से 10वीं सदी हम बोल सकते हैं, 7वीं से 10वीं सदी में मतलब बौद्ध धर्म का आगमन हुआ है। अगर पूछा जाए कि किन्नौर में बौद्ध धर्म का आगमन कब हुआ है, तो 7वीं से 10वीं सदी के बीच, 7वीं से 10वीं सदी के बीच, 7वीं से 10वीं सदी के बीच किन्नौर में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। क्योंकि देखो 7वीं से 10वीं सदी के बीच जो है तिब्बत के जो गुगे साम्राज्य था, ठीक है, तिब्बत में गुगे साम्राज्य जो था उसके प्रभाव में आ गया था किन्नौर। ठीक है,
तो तिब्बत के हम जैसे कि वहाँ तिब्बत में जिनका साम्राज्य चलता था, गुगा साम्राज्य, जो गुगे साम्राज्य जिनका चलता था तिब्बत में, तो किन्नौर भी क्योंकि उसके साथ तिब्बत के साथ लगता हुआ था, तो ये जो तिब्बत में साम्राज्य चल रहा था गुगे साम्राज्य, उसके प्रभाव में आ जाता है किन्नौर भी। और इसी तरह से वहाँ पर बौद्ध धर्म और भोटिया जो भाषा है वहाँ का प्रभाव पड़ जाता है किन्नौर में। ठीक है, 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच। अब इसके बाद देखते हैं मध्यकालीन इतिहास कि किन्नौर का मध्यकालीन क्या इतिहास रहा है। ठीक है, तो देखो बोला गया है कि बुशहर रियासत बिलासपुर और सिरमौर के साथ शिमला पहाड़ी राज्यों की 3 प्रमुख शक्तियों में से एक थी। अगर हम बुशहर रियासत की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश की ना प्रमुख शक्तियों में से शिमला पहाड़ी, अभी तो हिमाचल प्रदेश बोलते हैं, पहले क्या बोलते थे, शिमला पहाड़ी राज्य। ठीक है, उस वक्त हिमाचल प्रदेश नाम नहीं था ना, तो शिमला पहाड़ी जो राज्य थे तो उनमें से जो प्रमुख शक्तियाँ थी, 3 प्रमुख शक्तियाँ थी, कौन कौन सी, बिलासपुर, सिरमौर और बुशहर। तो इन 3 शक्तियों में से मतलब बुशहर रियासत भी एक थी। तो कौन कौन सी प्रमुख रियासतें थी, बुशहर, सिरमौर और बिलासपुर। बुशहर, सिरमौर और बिलासपुर। तो बोला गया है कि बुशहर रियासत बिलासपुर और सिरमौर के साथ, बिलासपुर और सिरमौर के साथ जो बुशहर रियासत है वो शिमला पहाड़ी राज्यों की 3 प्रमुख शक्तियों में से एक थी। तो शिमला पहाड़ी राज्यों की 3 प्रमुख शक्तियाँ कौन हुई, बुशहर, बिलासपुर और सिरमौर। बुशहर, बिलासपुर और सिरमौर। देखते हैं, राजा चतर सिंह बुशहर रियासत का 10वां शासक था। तो जो राजा चतर सिंह है ये बुशहर का 10वां राजा था, ये भी बहुत फेमस हुआ है। तो राजा चतर सिंह बुशहर रियासत का 10वां शासक था। कौन, राजा चतर सिंह। चतर सिंह ने अपनी राजधानी कामरू से सराहन स्थानांतरित की। तो चतर सिंह के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, देखो पहले जब राजा प्रद्युमन ने स्थापना की थी बुशहर रियासत की तो उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, कामरू में। राजा प्रद्युमन ने बुशहर रियासत की स्थापना की और राजधानी कहाँ बनाई, कामरू में। उसके बाद बोला गया जो चतर सिंह 10वें राजा आते हैं, जब चतर सिंह जो कि 10वें राजा आते हैं वो क्या करते हैं, राजधानी कामरू से कहाँ स्थानांतरित करते हैं, सराहन में। कामरू से सराहन राजधानी कौन स्थानांतरित करते हैं, 10वें राजा किन्नौर के चतर सिंह। तो किन्नौर के 10वें राजा चतर सिंह जो होते हैं, जो 10वें राजा होते हैं किन्नौर के राजा चतर सिंह, वो क्या करते हैं, किन्नौर की राजधानी कामरू से सराहन स्थानांतरित करते हैं। किन्नौर की राजधानी कामरू से सराहन स्थानांतरित करते हैं। तो किन्नौर की राजधानी कामरू से कहाँ स्थानांतरित की गई थी, सराहन। किन्नौर की राजधानी कामरू से कहाँ स्थानांतरित की गई थी, सराहन। और किन्नौर के किस राजा के द्वारा, ठीक है, किन्नौर रियासत की राजधानी कामरू से सराहन स्थानांतरित की गई, तो किन्नौर के 10वें राजा चतर सिंह के द्वारा। या किन्नौर के जो 10वें शासक थे, राजा चतर सिंह, उन्होंने किन्नौर की राजधानी, ठीक है, कहाँ स्थापित की, तो उन्होंने सराहन में जो है राजधानी स्थापित की। और कहाँ से बदलकर सराहन में स्थापित की, तो वो कामरू से बदलकर सराहन राजधानी स्थापित की। किसने, जो राजा चतर सिंह थे 10वें शासक। ठीक है, राजा चतर सिंह का पुत्र कहरी सिंह रियासत का सबसे प्रभावशाली शासक था, जिसे अजान बाहु भी कहा जाता है। उसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि दी थी। तो राजा कहरी सिंह के बारे में, जो कि बुशहर के राजा कहरी सिंह हैं, इनके बारे में पता नहीं कितनी बार अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, कि किन्नौर के किस राजा को अजान बाहु के नाम से जाना जाता था, तो वो भी राजा कहरी सिंह है। और किन्नौर के किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति की जो है उपाधि से सम्मानित किया था, तो वो भी कौन है, राजा कहरी सिंह। तो जो राजा कहरी सिंह होते हैं ये चतर सिंह के पुत्र होते हैं। राजा चतर सिंह जिन्होंने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की, कामरू से सराहन। तो राजा चतर सिंह भी इम्पोर्टेंट है। फिर उनके जो पुत्र है कहरी सिंह, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत फेमस राजा थे ये। और इनको अजान बाहु के नाम से जाना जाता था और औरंगजेब ने इन्हें छत्रपति की उपाधि दी थी। अच्छा, अब इन्हें अजान बाहु के नाम से क्यों जाना जाता था, ऐसा कहा जाता है कि जो इनकी बाजुएं थी ना, अगर ये सीधे भी खड़े होते थे तब भी इनकी बाजुएं इनके घुटनों तक पहुंच जाती थी। ठीक है, मतलब इनकी बाजुएं बहुत लंबी थी। तो इसी कारण जो राजा कहरी सिंह है उनको अजान बाहु के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अब समझ गए आप, रीज़न बता दिया, तो इनको इसलिए अजान बाहु के नाम से जाना जाता था। और साथ ही बोला गया है कि उनको छत्रपति की उपाधि भी दी थी औरंगजेब ने।
राजा कहरी सिंह को। अच्छा, फिर बोला गया है कि तिब्बत लद्दाखी मुगल युद्ध में राजा कहरी सिंह ने तिब्बतियों का साथ दिया था, जिस कारण तिब्बत द्वारा हांगरांग घाटी बुशहर को भेंट में दी गई और तिब्बत और बुशहर राज्य के बीच मुक्त व्यापार प्रारंभ हुआ। तो राजा कहरी सिंह कितने इंपॉर्टेंट है, आप देखिए इससे आगे भी जो है इनसे क्वेश्चन बने कि और चांसेस हैं जो इनके बारे में दिया गया है। अभी हमने अजान बाहु जो पढ़ा, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किन्नौर के किस राजा का जान बाहु कहते थे, तो वो भी कहरी सिंह। किसको औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि दी थी, किन्नौर के किस राजा को, तो वो भी कहरी सिंह। या फिर जो किन्नौर के राजा कहरी सिंह है उनको छत्रपति की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी, तो वो औरंगजेब ने। तो वो भी इनसे रिलेटेड हो गया कहरी सिंह से। अब है कि जो तिब्बत लद्दाखी मुगल युद्ध था उसमें तिब्बतियों का साथ किसने दिया था, तो वो भी किन्नौर के राजा कहरी सिंह ने। और किसका साथ दिया, तिब्बतियों का। तो अगर हम याद करें कि तिब्बत लद्दाखी मुगल युद्ध था, तिब्बत लद्दाखी जो मुगल युद्ध था उसमें राजा कहरी सिंह ने तिब्बतियों का साथ दिया। पहले तो आपको ये समझना है कि क्योंकि राजा कहरी सिंह ने तिब्बतियों का साथ दिया इसमें, तिब्बत लद्दाखी जो मुगल युद्ध था, तिब्बत लद्दाखी मुगल युद्ध में जो कहरी सिंह है वो तिब्बतियों का साथ देते हैं। अब तिब्बती खुश हो जाते हैं, तो तिब्बती क्या करते हैं, इनको भेंट में हांगरांग जो इनकी घाटी थी वो बुशर को भेंट कर देते हैं। ठीक है, हांगरांग जो घाटी थी उसको बुशर को भेंट कर देते हैं। अभी हांगरांग तहसील है ना, और जहाँ पर नाको झील है, ठीक है, वही हांगरांग तहसील जहाँ पर अभी नाको झील है। तो वही वाली हांगरांग घाटी जो है तिब्बतियों ने किसको भेंट की थी, किन्नौर के राजा कहरी सिंह को। किन्नौर के राजा कहरी सिंह को उन्होंने तिब्बतियों ने जो है हांगरांग घाटी भेंट की थी, क्योंकि उन्होंने तिब्बतियों का साथ दिया था राजा कहरी सिंह ने किस युद्ध में, जो है तिब्बत लद्दाखी मुगल युद्ध था जो उसमें। और फिर देखो उन्होंने ना सिर्फ हांगरांग घाटी दी, पर इन्होंने तिब्बतियों ने क्या किया, इन्होंने बोला कि अब से तिब्बत और जो बुशहर राज्य है उसके बीच में मुक्त व्यापार होगा। ठीक है, ना कोई टैक्सेस टुक्सेस इस तरह से नहीं लगेंगे, बाउंड्री से रिलेटेड टैक्सेस जो होते थे वो नहीं लगेंगे। तो इन्होंने बोला तिब्बत और बुशहर राज्य के बीच मुक्त व्यापार प्रारंभ हुआ। इसी जो है तिब्बतियों का जो इन्होंने साथ दिया, इसी के बदले में अब तिब्बत और बुशहर राज्य के बीच मुक्त व्यापार प्रारंभ हुआ। आगे है कि चतर सिंह के प्रपुत्र कल्याण सिंह ने कल्याणपुर शहर की को अपनी राजधानी बनाया था। तो चतर सिंह के जैसे अभी हमने पढ़ा कि इनके बेटे कौन थे, कहरी सिंह थे। अब चतर सिंह के ही प्रपुत्र की बात कर रहे हैं कि तो वो थे कल्याण सिंह। तो कल्याण सिंह ने क्या किया था कि कल्याणपुर शहर को अपनी राजधानी बनाया। तो इनका नाम कल्याण सिंह था, तो इन्होंने क्या किया, कल्याणपुर शहर बनाया और उसको अपनी राजधानी बनाया। किसने, कल्याण सिंह ने कल्याणपुर शहर को अपनी राजधानी बनाया। अब देखते हैं हम किन्नौर का आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम गोरखा आक्रमण। तो कहरी सिंह की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसका नाबालिग पुत्र महेंद्र सिंह गद्दी पर बैठा। ठीक है, गोरखों ने 1803 से 1815 तक बुशहर रियासत पर आक्रमण कर सराहन पर कब्जा कर लिया। राजा महेंद्र सिंह ने कामरू में अपना डेरा जमाया और वजीर टिक्काराम और बद्री प्रसाद ने गोरखों के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया। सतलुज नदी पर बने वांगतू पुल को तोड़कर गोरखों के आक्रमण को रोका गया। ठीक है, अच्छा चलो अभी एक चीज़ समझना कि जैसे हमने पढ़ा कि राजा पहले चतर सिंह, ठीक है, 10वां राजा चतर सिंह, उन्होंने क्या कर दिया, जो राजधानी है वो कामरू से सराहन कर दी। देखो चतर सिंह का बेटा कौन है, कहरी सिंह है। चतर सिंह का बेटा कौन है, कहरी सिंह। कहरी सिंह के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। फिर कहरी सिंह का बेटा कौन है, मोहिंदर सिंह है। कहरी सिंह का बेटा कौन है, महेंद्र या मोहिंदर भी इनका नाम मिल जाएगा आपको। तो कहरी सिंह का बेटा कौन है, मोहिंदर सिंह। और मोहिंदर सिंह का बेटा होगा आगे कल्याण सिंह, जिनके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया। ठीक है, प्रपौत्र तभी बोला गया था ना कि ये चतर सिंह का तो प्रपौत्र ही हुआ, क्योंकि देखो चतर सिंह का बेटा कहरी सिंह, कहरी सिंह का बेटा मोहिंदर सिंह या महेंद्र सिंह, एक ही बात है, मोहिंद्र या महेंद्र सिंह, कहरी सिंह का बेटा हो गया मोहिंदर सिंह। और जो मोहिंदर या महेंद्र सिंह है उनका बेटा कौन है, कल्याण सिंह, जिनके बारे में हमने पढ़ा कि कल्याण सिंह ने क्या किया, कल्याणपुर शहर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, अब देखो अब हम पढ़ेंगे महेंद्र सिंह के बारे में, मतलब जो ज़्यादातर बातें हैं महेंद्र सिंह के टाइम से रिलेटेड है, क्योंकि गोरखा आक्रमण के समय जो थे वो महेंद्र सिंह जो हैं, ये कहरी सिंह के बेटे महेंद्र सिंह या मोहिंदर सिंह ये राजा थे। ठीक है,
तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे यही बन सकता है कि गोरखा आक्रमण के समय बुशहर रियासत का राजा कौन था, तो वो यही महेंद्र या फिर मोहिंदर सिंह थे। ठीक है, बुशहर के राजा, और किसके, गोरखा आक्रमण के समय में। तो इन्होंने बोला कि हरि सिंह की मृत्यु के बाद उसका नाबालिग पुत्र महेंद्र सिंह गद्दी पर बैठा, मतलब गोरखों के टाइम में। ठीक है, फिर बोला कि गोरखों ने 1803 से 1815 तक बुशहर रियासत पर आक्रमण कर सरहान पर कब्जा कर लिया। तो इन्होंने बताया है कि जो गोरखे हैं उन्होंने आक्रमण किया कब से कब तक, 1803 से 1815 तक आक्रमण किया। ठीक है, उसके बाद तो संगोली की संधि वगैरह हो जाती है, चले जाते हैं। तो 1803 से 1815 तक जो है गोरखों ने आक्रमण किया, और बुशहर रियासत पर जो आक्रमण किया था तो उससे उन्होंने क्या किया, सरहान पर कब्जा कर लिया। जो सरहान जगह थी जिसको चतर सिंह ने राजधानी बनाया था अपनी, वहाँ पर ये क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं गोरखे। ठीक है, तो अब जब सरहान, इनकी राजधानी जो बुशहर की राजधानी है सरहान, वहाँ पर तो कब्जा कर, अभी तो देखो सरहान ही राजधानी है, क्योंकि जो कल्याण सिंह है वो तो मोहिंदर सिंह का बेटा है ना, वो बाद में कल्याणपुर राजधानी बनाएगा। चतर सिंह के टाइम में भी सरहान थी। ठीक है, फिर उसके बाद उसका बेटा चतर सिंह का कहरी सिंह था, तब भी सरहान बताया गया है। उसके बाद अभी भी सरहान राजधानी थी, तो इन्होंने, गोरखों ने क्या किया, मोहिंदर सिंह के टाइम में वहाँ पर कब्जा कर लिया। तो इन्होंने राजधानी पर कब्जा कर लिया, तो इस तरह से क्या हुआ, तो राजधानी पे कब्जा है तो जो है राजा को भागना पड़ा। तो जो महेंद्र सिंह है उसने क्या किया, अपना डेरा वापस जो अपनी पुरानी राजधानी थी कामरू, वहाँ जमा लिया। ठीक है, तो मोहिंदर सिंह ने क्या किया, या महेंद्र सिंह ने क्या किया, कामरू में अपना डेरा जमाया। अब बोला गया है कि वजीर टिक्काराम और बद्री प्रसाद ने गोरखों के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया। अब बुशहर के जो साइड से जो भी लड़ाई लड़ रहे थे उसमें मुख्य जो रोल है, भूमिका है, वो किसका है, टिक्काराम और बद्री प्रसाद का। तो गोरखों के विरुद्ध जो सेना लड़ाई लड़ रही थी उसके जो प्रमुख थे वो कौन थे, टिक्काराम, वजीर टिक्काराम और बद्री प्रसाद। इन्होंने गोरखों के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया। तो इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है कि टिक्काराम और बद्री प्रसाद ने गोरखों के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया। तो एक तरह से, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि जो टिक्काराम थे और बद्री प्रसाद थे, ठीक है, इन्होंने कि गोरखों के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया है, किस रियासत में या किस राज्य में, जो है टिक्का राम और बद्री प्रसाद ने गोरखों के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया। तो ये किया है किन्नौर में। ठीक है, जो किन्नौर था वहाँ पर जो टिक्काराम है, वजीर टिक्काराम और बद्री प्रसाद, किन्नौर में टिक्काराम और बद्री प्रसाद, वजीर टिक्काराम और बद्री प्रसाद ने गोरखों के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया है। ठीक है, उसके बाद है कि सतलुज नदी पर बने वांगतू पुल को तोड़कर गोरखों के आक्रमण को रोका गया। तो इन्होंने, जो टिक्काराम थे और जो बद्री प्रसाद थे, इन्होंने क्या किया, एक जो पुल था जहाँ से मतलब गोरखे जो है इनके रियासत में एंटर कर रहे थे, ठीक है, और जहाँ से मतलब जिस पुल के थ्रू वो आक्रमण करने वाले थे, तो उनके बीच में जो पुल था उसको क्या किया, उन्होंने तोड़ दिया, ताकि जो गोरखे हैं वो पुल से को पार करके दूसरी साइड ना आ सके उनसे लड़ने के लिए। ठीक है, उस पुल के कारण जो है उनके बीच की जो कनेक्टिविटी थी वो टूट गई। ठीक है, और इस तरह से जो गोरखे हैं वो आक्रमण नहीं कर पाए दूसरी साइड, पुल के दूसरी साइड। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, सतलुज नदी पर जो वांगतू पुल बना था उसको इन्होंने, जो वजीर टिक्काराम है और बद्री प्रसाद, इन्होंने ये एक तरह से चाल चली थी। तो उन्होंने मतलब अपने राज्य को बचाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, वजीर टिक्काराम और बद्री प्रसाद ने वांगतू पुल जो कि सतलुज नदी पर बना था उसको तोड़ दिया, ताकि जो गोरखे हैं वो पुल की दूसरी तरफ ना पहुंच पाए और आक्रमण को रोका जा सके। ठीक है, फिर है रामपुर। रामपुर की बात करें, बुशहर रियासत के राजा राम सिंह ने सरहान से राजधानी रामपुर बदली और रामपुर शहर की नींव रखी। ठीक है, अच्छा, हमने जो अभी तक पढ़ा है आपको ये समझ आ गया होगा कि चतर सिंह था, चतर सिंह के टाइम का हमने पढ़ा। फिर चतर सिंह का बेटा कौन आया, कहरी सिंह, फिर महेंद्र सिंह, ठीक है, जिसके टाइम में राजधानी जो सरहान थी, महेंद्र सिंह के टाइम में वहाँ पे गोरखों ने कब्जा कर लिया था। और उसके बाद राजा बना कल्याण सिंह, महेंद्र सिंह के बाद उसने कल्याणपुर शहर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, कल्याण सिंह महेंद्र सिंह के बाद राजा बना है, प्लीज़ इस ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट राजा बना है वो है राम सिंह। ठीक है, तो राम सिंह के टाइम में क्या हुआ कि राम सिंह ने रामपुर शहर की नींव रखी, और इस तरह से उन्होंने रामपुर शहर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। सरहान से राजधानी कहाँ बना दी इन्होंने, रामपुर बदली। ठीक है, रामपुर में बदल ली इन्होंने राजधानी सरहान से।
अच्छा, उसके बाद है 1857 का विद्रोह। तो यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट बात आती है, जो कि नॉर्थ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार आता है ये वाला भी, कि 1857 के जो विद्रोह में ना, कि जो पहाड़ी रियासतें थी उनमें से किस राजा ने अंग्रेजों की हेल्प नहीं की थी, तो वो था राजा शमशेर सिंह। राजा शमशेर सिंह एक अकेला ऐसा राजा था जिसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी पहाड़ी राज्यों में से, ठीक है, जिसकी शिकायत शिमला के डीसी विलियम हे ने की थी। अच्छा, इनकी शिकायत भी डीसी विलियम हे ने कर दी थी। यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जैसे देखो, जब ये शमशेर सिंह 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ नहीं देता, तो इनकी जो शिकायत होती है वो शिमला के जो डीसी होते हैं विलियम हे, वो अंग्रेजों से कर देते हैं, गवर्नर से करते हैं आगे, ठीक है। शिमला के डीसी विलियम हे आगे उनकी शिकायत करते हैं, लेकिन ये ना कुछ कर नहीं पाते, एक्शन नहीं ले पाते उस वक्त इन, ताकि मतलब क्योंकि ये हेल्प नहीं कर रहे हैं इनकी, तो ये बदला लेने के लिए, ऐसे तो अंग्रेज बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन ये कर नहीं पाते। किस रीज़न के कारण? क्योंकि उस वक्त ना जो किन्नौर और तिब्बत के बीच में एक सड़क का काम चल रहा था। तो अब सड़क का काम चल रहा था तो किन्नौर से तिब्बत के थ्रू, किन्नौर के थ्रू ही मतलब तिब्बत में एंट्री कर सकते थे ये लोग भी, अंग्रेज थे जो। तो इन्होंने वहाँ से तिब्बत से व्यापार जो है वो करना था, तो उसके लिए सड़क का निर्माण चल रहा था। अगर ये किसी भी तरह से जो राजा हैं शमशेर सिंह इनको नाराज करते हैं, इनके साथ कुछ लड़ाई करते हैं उस समय में, तो उससे क्या होता कि वहाँ पे जो सड़क निर्माण का कार्य है वो रुक जाता है, इस कारण ये कुछ नहीं कर पाए। तो यहाँ पे उन्होंने तभी कहा है कि जो डीसी विलियम है उन्होंने शिकायत की थी लेकिन ये ज़्यादा एक्शन नहीं ले पाए मतलब उस समय। अच्छा, आगे देखते हैं। राजा शमशेर सिंह के बारे में और दिया है इन्होंने, बोला गया है कि राजा शमशेर सिंह ने वजीर मुंशी लाल को 1854 में राजस्व कर के विरोध में बुशहर रियासत में 1859 में विद्रोह हुआ। तो राजा शमशेर सिंह के टाइम में क्या होता है, राजा शमशेर सिंह के एक वजीर होते हैं मुंशी लाल, ठीक है। तो ये जो मुंशी लाल थे, तो इनके 1854 में इनके राजस्व कर का जो भी इन्होंने रूल्स चलाए थे राजस्व कर के लिए, उसकी विरोध में बुशहर रियासत में 1859 में विद्रोह हुआ। तो 1854 में इन्होंने राजस्व कर लगाना जो शुरू किया था वजीर मुंशी लाल ने, ठीक है। तो अब उसका मतलब धीरे धीरे असर होता है, पहले कि लोग उसका छोटे लेवल पर विद्रोह करते हैं, जब उनके मतलब बस का ही नहीं रहता लोगों का, तो 1859 में जाकर वो क्या करते हैं, बुशहर रियासत में विद्रोह ही कर देते हैं, ठीक है। वैसे रूल 1854 में जो भी इन्होंने राजस्व कर की प्रणाली थी वो बना दी थी मुंशी लाल ने। तो उसके विरुद्ध जो विद्रोह होता है बुशहर में कब होता है, 1859 में, ठीक है, शमशेर सिंह के टाइम में ही, शमशेर सिंह के टाइम में ही। और किसके राजस्व कर के विरोध में किसने नीति जो बनाई थी, वो वजीर मुंशी लाल ने। और 1854 में जो है राजस्व कर जो इन्होंने अप्लाई कर दिया था। फिर है राजा शमशेर सिंह को 1887 में उसके पुत्र टिक्का रघुनाथ सिंह के पक्ष में गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। अब जैसे अंग्रेज जो थे वो इनके साथ मतलब अच्छे रिलेशन तो नहीं थे अंग्रेजों के, तो इसको बाद में क्या किया जाता है 1887 के बाद, 1887 में जो शमशेर सिंह के पुत्र होते हैं टिक्का रघुनाथ सिंह, यहाँ पर नाम याद रखिएगा, टिक्का रघुनाथ सिंह, ठीक है। तो टिक्का रघुनाथ सिंह के पक्ष में इनको मजबूर किया जाता है कि आप गद्दी छोड़ दीजिए। टिक्का रघुनाथ सिंह के फेवर में इनके ही पुत्र है टिक्का रघुनाथ सिंह, शमशेर सिंह के पुत्र जो टिक्का रघुनाथ सिंह है वो अंग्रेजों को किस तरह से प्रभावित करते हैं, और इनके पक्ष में जो है शमशेर सिंह को गद्दी छोड़ने के लिए विवश किया जाता है। फिर है टिक्का रघुनाथ सिंह ने 1895 में चीनी तहसील की नींव रखी। तो टिक्का रघुनाथ सिंह से भी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि टिक्का रघुनाथ सिंह ने क्या किया, 1895 में चीनी तहसील की नींव रखी है। तो टिक्का रघुनाथ सिंह ने कब, 1895 में, टिक्का रघुनाथ सिंह ने 1895 में चीनी तहसील की नींव रखी है। तो चीनी तहसील की इम्पोर्टेंट है कि जो चीनी तहसील है वही बाद में चलकर चीनी तहसील को ही पहले अलग करेंगे और उसी का नाम किन्नौर रखा जाएगा। चीनी तहसील से ही मतलब जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है वो बनेगा, ठीक है। तो टिक्का रघुनाथ सिंह ने, जो टिक्का रघुनाथ सिंह थे, इन्होंने ही कब, 1895 में, ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है 1895। टिक्का रघुनाथ सिंह का नाम भी इम्पोर्टेंट है, शमशेर सिंह के पुत्र होता है टिक्का रघुनाथ सिंह, जिसके पक्ष में 1887 में शमशेर सिंह को मजबूर किया जाता है। 1887 में शमशेर सिंह को मजबूर किया जाता है कि वो गद्दी छोड़ दें, किसके फेवर में, टिक्का रघुनाथ सिंह के फेवर में। फिर टिक्का रघुनाथ सिंह एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, क्या, 1895 में चीनी तहसील को अलग करते हैं, 1895 में चीनी तहसील को की नींव रखते हैं, ठीक है, टिक्का रघुनाथ सिंह।
नेक्स्ट जो राजा हुए हैं राजा पदम सिंह, ठीक है, जो किन्नौर पर राज करने वाले, जिनको अंतिम राजा माना जाता है। तो राजा पदम सिंह को 1914 में अंग्रेजों ने रामपुर बुशर का राजा माना। तो जो ये राजा पदम सिंह है, इनको अंग्रेजों ने राजा माना कब? 1914 में इनको पदम सिंह को राजा माना गया। फिर है राजा पदम सिंह रामपुर बुशर के अंतिम राजा हुए। जो राजा पदम सिंह है वो बुशर रियासत के अंतिम राजा हुए हैं। अंतिम राजा कौन है? बुशर रियासत के राजा पदम सिंह। वह आज़ादी तक रामपुर बुशर के राजा बने रहे। आज़ादी तक मतलब 1947 तक वो जो है रामपुर बुशर के राजा बने रहे। मास्टर अन्नूलाल और सत्यदेव बुशेरी जैसे आंदोलनकारी जो थे, उनके प्रयासों से राजा पदम सिंह ने रामपुर बुशर को भारत में विलय स्वीकार कर लिया। तो जैसे हमें पता ही है कि स्टार्टिंग में जो भी मैक्सिमम राजा थे वो अपना राजपाट नहीं खोना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि अगर हम भारत में विलय हो जाए, हमारा जो राज्य रियासत जो भी है, कि हमारा राज्य जो है अगर भारत में विलय हो जाएगा, उन्हें पता था कि तो हमारा ये राजा वाली पावर सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, हमको मतलब राजा के पद से हटा दिया जाएगा, फिर तो मतलब डेमोक्रेसी आ जाएगी ना। तो इसीलिए कोई भी रियासत मैक्सिमम नहीं चाहते थे कि वो उनको भारत में विलय करना पड़े। तो इसीलिए स्टार्टिंग में तो जो पदम सिंह है वो भी मना करते हैं। लेकिन जो लास्ट में, अब देखो इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है कि मास्टर अन्नूलाल और सत्यदेव बुशेरी, इनके प्रयासों से बाद में क्या होता है, जो राजा पदम सिंह है इनको रामपुर बुशर का भारत में विलय स्वीकार कर लिया था इन्होंने। ठीक है, इन्होंने आंदोलन वगैरह किए, इन्होंने प्रयास किए, जिसके बाद राजा पदम सिंह ने रामपुर बुशर का भारत में विलय स्वीकार कर लिया। मास्टर अन्नूलाल और सत्यदेव बुशहरी ने, मास्टर अन्नूलाल और सत्यदेव बुशहरी ने, किसने? मास्टर अन्नूलाल और सत्यदेव बुशहरी थे जिन्होंने आंदोलन किया था, मास्टर अन्नूलाल और सत्यदेव बुशहरी ने। 1948 में बुशहर रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय हो गया। तो हिमाचल प्रदेश में बुशहर रियासत का विलय कब हुआ था? 1948 में। 1948 में बुशहर रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय हो गया था 1948 में। फिर बोला गया है कि वीरभद्र सिंह 6 बार जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं वो पदम सिंह के ही पुत्र हैं, जो बुशहर रियासत के 131वीं पीढ़ी से संबंधित है। तो जो 131वीं पीढ़ी हम बोल सकते हैं, तो वीरभद्र सिंह उनसे जुड़े हैं इस रियासत से, और ये पदम सिंह के पुत्र हैं, राजा पदम सिंह के। वर्तमान किन्नौर जिला 1960 से पहले महासू जिले की चीनी तहसील के रूप में जाना जाता था। जैसे हमने पढ़ा है कि 1960 में जो है जो किन्नौर जिला है वो बना, लेकिन उससे पहले वो महासू जिले में आता था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो स्टार्टिंग में 4 जिले थे जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था, तो महासू जिले में ही किन्नौर को उस वक्त रखा गया था। किस नाम से? चीनी तहसील के नाम से। ठीक है, वही चीनी तहसील जिसका जो है जिसकी स्थापना किसने की है? टिक्का रघुनाथ सिंह ने किया है 1895 में। तो वही चीनी तहसील पहले महासू जिले में थी। तो मतलब किन्नौर और चीनी तहसील एक ही नाम है, मतलब एक ही जगह के नाम थे। तो किन्नौर का पहले जो नाम आप बोल सकते हो चीनी था, और वो चीनी तहसील थी, पर जिला नहीं था कोई। महासू के अंदर वो चीनी तहसील थी, तो उसी चीनी तहसील को अलग करते हैं और किन्नौर जिला बना देते हैं। कब? 1960 में। 21 अप्रैल 1960 को चीनी तहसील महासू जिले से अलग होकर किन्नौर नाम से हिमाचल प्रदेश का 6ठा जिला बना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे संस्कृति, त्योहार और रीति रिवाज। तो किन्नौर की जो भी संस्कृति है, त्योहार है, रीति रिवाज हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर्स में। तो किन्नौर में मृत्यु के उपरांत जो भी शव होते हैं उन्हें डुम्बत, फुंकत और भंकत की प्रथा प्रचलित है। तो किन्नौर में मृत्यु के उपरांत शवों की, तो शवों को मतलब जैसे अंतिम संस्कार जो करते हैं वो किस तरह से करते हैं? तो डुम्बत, फुंकत और भंकत। ठीक है, तो डुम्बत, फुंकत और भंकत प्रथाएं जो है प्रचलित है कि कोई पानी में डुबाने की, कहीं पर जलाने की, कहीं पर जो है वो इसी तरह से कि पक्षियों के लिए या फिर छोड़ देते हैं, मतलब एक तरह से मिट्टी में कहीं भी उनका बाद में डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो उनका शरीर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और या फिर उनको जो भी है पशु पक्षी हैं वो एक तरह से खा लेते हैं। तो अब देखते हैं विवाह के कौन कौन से प्रकार हैं किन्नौर में। तो किन्नौर में जनेटांग व्यवस्थित विवाह है। तो सबसे पहले जो जनेटांग है ये किन्नौर में एक विवाह का प्रकार है। तो अगर पूछेंगे जनेटांग क्या है, तो ये किन्नौर में एक विवाह का प्रकार है। और जनेटांग एक व्यवस्थित विवाह है। जनेटांग क्या है? व्यवस्थित विवाह है।
बहुत बार इस तरह से क्वेश्चन भी देखे गए हैं कि जनेटांग किस प्रकार का विवाह है, तो अलग अलग तरह के विवाह का प्रकार दे देंगे। तो ये आपको याद रखना कि व्यवस्थित विवाह है, अरेंज्ड मैरिज है एक तरीके से। जनेटांग क्या है? व्यवस्थित विवाह है। उसके बाद देखते हैं दमचल शीश, दमटंग शीश और जुजीश, ये प्रेम विवाह है। दमचल शीश और दमटंग शीश और जुजीश, ये क्या है? प्रेम विवाह। जनेटांग क्या था? व्यवस्थित विवाह था। जनेटांग क्या था? व्यवस्थित विवाह था। फिर दमचल शीश, दमटंग शीश और जुजीश, ये प्रेम विवाह है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि विवाह के प्रकार हैं ये, ठीक है। आपसे डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दमचल शीश क्या है, तो ये विवाह का प्रकार है, ठीक है। दमटंग शीश भी विवाह का प्रकार है और जुजीश भी जो है विवाह का प्रकार है। और या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो दमचल शीश है, इस तरह का जो विवाह का जो ये प्रकार है, किस जगह पर या किस स्थान पर, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में इसको फॉलो किया जाता है, इसको मतलब इनकी सोसाइटी का पार्ट है। तो ये है किन्नौर में, मतलब किन्नौर में इस तरह का विवाह किया जाता है। दमचल शीश हो गया, चाहे दमटंग शीश, चाहे जुजीश। और ये अगर इनका कैटेगरी देखें तो ये प्रेम विवाह में आता है, ठीक है। पहले हमने देखा जनेटांग। जनेटांग क्या था? किन्नौर का व्यवस्थित विवाह था। तो किन्नौर में हम अगर विवाह की वो देख रहे हैं कि किस किस तरह से विवाह होते हैं यहाँ पर, तो पहला हमने पढ़ा जनेटांग, व्यवस्थित विवाह। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं दमचल शीश, दमटंग शीश और जुजीश, ये प्रेम विवाह है। कौन कौन से? दमचल शीश, दमटंग शीश और जुजीश, ये प्रेम विवाह है। आगे देखते हैं दरोश, डबडब, हचीश, नेमशा डेपांग, ये जबरन विवाह के प्रकार हैं। कौन कौन से? दरोश, डबडब, हचीश, नेमशा डेपांग, ठीक है। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट जो है एचएस वगैरह में या फिर अलाइड में, नायब तहसीलदार में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि दरोश क्या है। तो बस आपको याद रखना है कि एक विवाह का प्रकार है और ये इन्हें सेपरेटली ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस तरह का विवाह है, दरोश किस तरह का विवाह है। तो आपको ऑप्शन आ जाएंगे कि ये व्यवस्थित विवाह है, प्रेम विवाह है, जबरन विवाह है, या फिर किसी और इनमें से कोई नहीं, इस तरह से भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दरोश, डबडब, हचीश और नेमशा डेपांग, ये जबरन विवाह के प्रकार हैं। कौन कौन? दरोश, डबडब, हचीश और नेमशा डेपांग। दरोश, डबडब, हचीश और नेमशा डेपांग जबरन विवाह के प्रकार हैं। हर दूसरे की पत्नी को भगाकर किया गया विवाह है। हर क्या है? दूसरे की पत्नी को भगाकर किया गया विवाह। और विवाह के प्रकार जो हैं या फिर इनके नाम, और ये पूछा जाना कि ये वाले जो विवाह का प्रकार है किस डिस्ट्रिक्ट में इसको फॉलो किया जाता है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इनको ध्यान से याद रखिएगा। जैसे व्यवस्थित विवाह कौन सा पढ़ा हमने? जनेटांग। व्यवस्थित विवाह जनेटांग। उसके बाद अगर प्रेम विवाह देखें तो दमटंग शीश, दमचल शीश और जुजीश, ठीक है। फिर अगर हम जबरन विवाह देखें तो कौन से हैं? दरोश, डबडब, हचीश और नेमशा डेपांग। दरोश, डबडब, हचीश और नेमशा डेपांग। जबरन विवाह कौन कौन से हैं? दरोश, डबडब, हचीश और नेमशा डेपांग। और हर हो गया दूसरे की पत्नी को भगाकर जो किया गया विवाह। जनेटांग कौन सा विवाह है? व्यवस्थित विवाह है। इसके अलावा अगर हम देखें दमचल शीश, दमटंग शीश और जुजीश, ये प्रेम विवाह हैं। दरोश, डबडब, हचीश और नेमशा डेपांग। दरोश, डबडब, हचीश, नेमशा डेपांग। कौन कौन सा? दरोश, डबडब, हचीश और नेमशा डेपांग, ये क्या है? जबरन विवाह। हर हो गया दूसरे की पत्नी को भगाकर किया गया विवाह। तो इस तरह से अगर आपको इनके नाम याद रहते हैं ना, तो आप इसको जब आंसर राइटिंग करते हुए भी लिख सकते हैं। अगर आपको किन्नौर की कुछ भी संस्कृति से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, तो वहाँ पर आपको इनके नाम अगर आप लिखोगे तो वो भी आपकी आंसर में वैल्यू ऐड करेगा कि इस तरह की जो विवाह की जो प्रथाएं हैं वो फॉलो की जाती हैं किन्नौर में, ठीक है। तो इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस हिसाब से, और प्री के हिसाब से तो है ही। नेक्स्ट देखते हैं कुछ त्यौहार। तो छत्रैल त्यौहार, यह त्यौहार चारगांव में चैत्र माह में मनाया जाता है। जो है छत्रैल त्यौहार है, ये कहाँ पर? चारगांव में मनाया जाता है। तो आपको सिर्फ त्योहारों का आपको क्या याद रखना है कि कहाँ कहाँ पर मनाया जाता है। हमने देखना है कि जो सबसे पहले कि जो छत्रैल त्यौहार है, छत्रैल त्यौहार, तो वैसे तो आपसे
जो है एग्जैक्ट एरिया नहीं पूछा जाएगा, तो ऐसे पूछा जाएगा कि छतरैल त्यौहार किस जिले का है, किस डिस्ट्रिक्ट का त्यौहार है। तो आपको बस इतना याद रखना है, किन्नौर का त्यौहार है ये। छतरैल त्यौहार कहाँ का है? किन्नौर का। छतरैल त्यौहार किन्नौर का है और ये चैत्र माह में मनाया जाता है। छतरैल त्यौहार ये किन्नौर का त्यौहार है। छतरैल त्यौहार किन्नौर का त्यौहार है और चैत्र माह में मनाया जाता है। छतरैल त्यौहार ये किन्नौर का त्यौहार है और चैत्र माह में मनाया जाता है। चार गांव वैसे एग्जैक्टली आपसे नहीं पूछेंगे, बस आप इतना भी याद रख रहे हैं कि छतरैल कहाँ का है, किन्नौर का है और ये चैत्र माह में मनाया जाता है, इतना काफ़ी है। दखेड़नी त्यौहार सावन के महीने मनाया जाता है। दखेड़नी भी आपको किन्नौर याद रखना है बस, किन्नौर और सावन के महीने में मनाया जाता है। ये एक्स्ट्रा ही हो गया वैसे, पर अगर आप किन्नौर के सिर्फ ये भी याद रख लोगे कि त्यौहार कौन कौन से जो स्पेशली किन्नौर में, जैसे छतरैल, दखेड़नी, उखियांग या फुलेज, ठीक है। तो इस तरह, और या फिर फागोली, लोसार, लोसर, जागरो, साजो, खेपा, छांगो शिशुल, ईराटांग, ये सारे के सारे किन्नौर के त्योहार हैं। और तोशिम, ठीक है। इस तरह से आपको सिर्फ ना, अगर आप इनके त्योहारों के नाम भी याद कर पाएँ, जैसे छतरैल हो गया, दखेड़नी, उख्यांग और ये सारे के सारे त्योहारों के नाम, इसके अलावा हो गया तोशिम, तो आपको इनके त्योहारों के नाम याद रखने हैं कि ये किन्नौर में मनाए जाते हैं। इससे ज़्यादा वैसे इसमें पूछा नहीं जाता। और अगर आप आंसर राइटिंग भी करोगे तो वहाँ पे भी सिर्फ आपको ये बताना पड़ेगा कि किन्नौर में अगर कल्चर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो वहाँ पे भी आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना बताना होगा कि ये जो है त्यौहार ये किन्नौर में सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो किन्नौर की एक तरह से विशेषता है ये, ठीक है। तो छतरैल, दखेड़नी, उखियांग या फुलेज, फिर है फागुली, लोसर, जागरो, साजो, खेपा, छांगो शिशुल, इराटांग और तोशिम, ये सारे के सारे त्योहार कहाँ के हैं? किन्नौर के हैं। कौन कौन से? छतरैल, दखेड़नी, उखियांग या फुलेज, फागुली, लोसर, जागरो, साजो, खेपा, छांगो शिशुल, इराटांग, तोशिम। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन से त्योहार है किन्नौर के? छतरैल, दखेड़नी, उखियांग या फुलेज, उखियांग या फुलेज, फिर उसके बाद है फागुली, फागुली, लोसर, फागुली, लोसर, जागरो, साजो, खेपा, छांगो शिशुल, इराटांग, तोशिम। छतरैल, दखेड़नी, उखियांग या फुलेज, छतरैल, दखेड़नी, उखियांग या फुलेज, छतरैल, दखेड़नी, उखियांग या फुलेज, ठीक है। पहले आप तीन याद कर लीजिए, छतरैल, दखेड़नी, उखियांग या फुलेज, छतरैल, दखेड़नी, उखियांग या फुलेज, फिर उसके बाद फागुली, लोसर, जागरो, फागुली, लोसर, जागरो, कौन कौन से? फागुली, लोसर और जागरो, फागुली, लोसर, जागरो, साजो, खेपा, छांगो शिशुल, साजो, खेपा, छांगो शिशुल, साजो, खेपा, छांगो शिशुल, इराटांग, तोशिम, ये सारे के सारे जो त्योहार हैं कहाँ के हैं? किन्नौर के हैं। छतरैल, दखेड़नी, फुलेचिया, उखियांग जो त्यौहार है, फुलेचिया उखियांग त्यौहार, फागुली, लोसर, जागरो, साजो, खेपा, छांगो शिशुल, इराटांग, तोशिम, ये सारे के सारे किन्नौर के त्यौहार हैं। इनके नाम याद रखना लंबे टाइम तक तभी पॉसिबल है अगर आप बहुत ज़्यादा रिवाइज करेंगे इन्हें, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अच्छा इसमें से एक चीज़ आप याद कर सकते हो कि जैसे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है कि जो उखियांग या फुलेज है ना, इसको फूलों का त्यौहार भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि फूलों का त्यौहार किसे बोला जाता है और कहाँ पर सेलिब्रेट होता है। या तो डायरेक्ट आ गया फूलों का त्यौहार कहाँ सेलिब्रेट होता है, तो वो किन्नौर में होता है। या फिर फूलों का त्यौहार किसे कहा जाता है, तो उखियांग ज़्यादातर ऑप्शन आता है। या फिर उखियांग क्या है, तो फूलों का त्यौहार है। फुलेज से तो आपको फूलों का त्यौहार समझ आ रहा है, लेकिन उखियांग में थोड़ा फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए उखियांग क्या है, फूलों का त्यौहार है। और ये अगस्त से लेकर अक्टूबर तक मनाया जाता है। कब से? अगस्त से अक्टूबर तक।
अगस्त से लेकर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 मंथ तक चलता है। फुलैच या उख्यांग जो त्योहार है ये फूलों का त्योहार है और 3 मंथ तक चलता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर। अगस्त सितंबर अक्टूबर ASO याद रख सकते हो शॉर्टकट में, अगस्त सितंबर अक्टूबर ASO। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग भोजन जो कि किन्नौर के फेमस भोजन है। आप इसको किन्नौर के इस सेक्शन को प्लीज़ लाइटली मत लेना, क्योंकि किन्नौर का कल्चर वगैरह ये बहुत फेमस है और बार बार जो एग्जामिनर है वो इस तरफ क्वेश्चन अराइज करते ही हैं, प्री मेंस दोनों में, ठीक है। तो इसलिए आपको, अगर आप इसको ढंग से करोगे तो आपका मेंस में भी ये बहुत काम आने वाला है। तो गेहूं को रेजत, जोड़, थो और ओजा के नाम से जाना जाता है। जो को टग, छा, छक, नन के नाम से किन्नौर में जाना जाता है। अच्छा, ये सिर्फ इसलिए है कि अगर आपको थोड़ा आइडिया होने के लिए, कि डायरेक्ट पूछा गया कि जोड़ क्या है ये ना, तो ये गेहूं को बोला जाता है। जैसे रेजत, जोड़, थो, ओजा, ये सारे के सारे गेहूं के नाम है। किन्नौर में मतलब गेहूं को ना इन सब नाम से जाना जाता है, रेजत, जोड़, थो और ओजा। रेजत, जोड़, थो और ओजा। ये कभी मुश्किल से अगर एग्जामिनर कुछ हार्ड क्वेश्चन देना चाहेगा या फिर कुछ एक ऐसे क्वेश्चन बनाना चाहेगा जो मैक्सिमम लोग आंसर ना दे पाए, कुछ एक क्वेश्चन तो ऐसा बनाते हैं ना जो टफ हो, तो उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन कभी डाल सकते हैं कि छा क्या है, या फिर मे भी आ जाए कभी क्वेश्चन, तो पढ़ लेते हैं। तो गेहूं को रेजत, जोड़, थो और ओजा के नाम से जाना जाता है। तो गेहूं क्या बोलते हैं, रेजत, जोड़, थो और ओजा। और जो को क्या बोलते हैं, टक, छा, छक और नन। जो को क्या बोलते हैं, टग, छा, छक और नन के नाम से किन्नौर में जाना जाता है। गेहूं को रेजत, जोड़, थो और ओजा। रेजत, जोड़, थो और ओजा, जो को टग, छा, छक, नन के नाम से किन्नौर में जाना जाता है। बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस थोड़ा पता चलना चाहिए कि अगर आ जाए पेपर में तो। मक्की को छाह के नाम से जाना जाता है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो, जैसे मक्की को सिर्फ छाह बोलते हैं ना, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे गेहूं के तो बहुत सारे नाम हैं यहाँ पर, लेकिन मक्की को छाह नाम दिया गया है, तो याद रखना है कि छाह क्या है। तो या फिर किस स्थान पर मक्खी को, जो मक्की है उसको छाह के नाम से जाना जाता है, तो किन्नौर में। भोज, अच्छा, और फिर बोला गया है सुत्रेल त्योहार का व्यंजन है। सुत्रेल, सुत्रले क्या है, त्योहार का व्यंजन है। सुत्रले त्योहार का व्यंजन है। सनपोले जलेबी जैसा व्यंजन है। सनपोले ये भी जलेबी जैसा व्यंजन है। कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे मान लो सुत्रले और सनपोले ये कहाँ के व्यंजन है, ठीक है। या फिर इस साथ में देखो काओनी, ऐसे ऐसे दिए गए हैं ना नाम, तो इनमें से अगर आपको एक भी आता होगा ना तो आप आंसर कर पाओगे। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया कि सुत्रले, सनपोले, काओनी, ठीक है, ये हिमाचल के किस जिले के व्यंजन हैं, तो ये किन्नौर के व्यंजन है। बस हल्का सा आइडिया होना चाहिए आपको। सुत्रले, सनपोले और काओनी। तो सुत्रले क्या है, त्योहार का व्यंजन है। सनपोले जलेबी जैसा व्यंजन है। काओनी क्या है, नमकीन बर्फी है। काओनी नमकीन बर्फी है। किन्नौर में नाश्ते को खाऊ बोलते हैं। दोपहर, जो दोपहर का भोजन है उसको क्या बोलते हैं, शील बोलते हैं। और रात्रि के भोजन को भी खाऊ बोलते हैं। तो मतलब खाऊ, शील, खाऊ। सुबह खाऊ, फिर दिन में शील, फिर रात को फिर से खाऊ बोला जाता है भोजन को। तो मतलब इस तरह से आपको थोड़ा इजी पड़ेगा कि नाश्ता, फिर लंच और फिर डिनर हो गया। तो ये है खाओ, शील और खाओ। किन्नौर में छांग देशी शराब को कहा जाता है, जो कि हांगरांग घाटी में मुख्यतः पी जाती है। तो छांग क्या है, इसको देशी शराब को बोला जाता है, जो कि कहाँ पी जाती है, मेनली हांगरांग घाटी में। घांती जौ से बनी स्थानीय शराब है। ये भी याद रख लीजिएगा कि घांती क्या है, ये जौ से बनी स्थानीय शराब है। घांती जौ से बनी स्थानीय शराब है। रिब्बा घाटी अपने अंगूरों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए रिब्बा को अंगूरों की घाटी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, अंगूरों की घाटी किसे कहा जाता है, तो रिब्बा को, और ये किन्नौर में है। पोशाक दिखते हैं। छम्मू, छम्मू क्या है, कुर्ती, पुरुषों द्वारा पहनी कमीज को कहते हैं। तो छम्मू क्या है, कुर्ती है जो पुरुषों द्वारा पहनी कमीज को कहते हैं। छम्मू कुर्ती किसको कहते हैं, पुरुषों द्वारा पहनी गई कमीज को। जो पुरुष, किन्नौर के जो पुरुष होते हैं जिस कमीज को पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं, छम्मू कुर्ती। छम्मू कुर्ती।
उसके बाद है छम्मू सूथन ऊनी पजामा है। छम्मू सूथन क्या है? ऊनी पजामा। छम्मू सूथन ऊनी पजामा है जो पुरुषों द्वारा पहना जाता है। तो छम्मू कुर्ती है और छम्मू सूथन क्या है? उनका ऊनी पजामे को बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आपको याद रख सकते हो कि पोशाक से रिलेटेड है। जहाँ पर भी छम्मू वर्ड आता है तो ये मेनली पुरुषों की पोशाक है। ठीक है, उसके बाद है थेपांग। हिमाचली टोपी का नाम है। थेपांग क्या है? हिमाचली टोपी का नाम है। ये इंपॉर्टेंट है कि हिमाचली टोपी को क्या बोला जाता है, तो थेपांग के नाम से जाना जाता है। हिमाचली टोपी का नाम क्या है? थेपांग। महिलाएं डोरी, चोली और गचांग पहनती हैं। और साथ में छानली शॉल का नाम है। छानली क्या है? शॉल का नाम है। अच्छा, और इस तरह के क्वेश्चन जो पोशाक से रिलेटेड भी हैं, ये भी पेपर में पहले आ चुके हैं, एचएस तक के पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हो कि डोरी, चोली और गचांग क्या है? ये महिलाओं की पोशाक है। छानली क्या है? शॉल का नाम है। लवी मेला, तो लवी मेला तो किन्नौर का आप फेमस बोल सकते हो कि राजा केहरी सिंह ने इसको 1683 में रामपुर में लवी मेला शुरू करा। तो इन लवी मेले के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि जो लवी मेला है वो रामपुर में किसने शुरू किया था? राजा केहरी सिंह ने। तो राजा केहरी सिंह देखिए कितने इंपॉर्टेंट है, इनसे कितने ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। तो राजा केहरी सिंह ने 1683 में, ये ईयर याद रखिएगा, केहरी सिंह भी याद रह जाएगा आपको। और लवी मेला रामपुर में लगता है, रामपुर बुशहर में। तो वहाँ पर जो है 1683 में केहरी सिंह ने शुरू किया था। 1683 याद रखिएगा, 1683 में केहरी सिंह ने शुरू कराया था लवी मेला रामपुर में। ठीक है, किन्नौर के अंदर जो रामपुर है वहाँ पर लवी मेला शुरू कराया गया था 1683 में। फिर है यह एक व्यापारिक मेला है जो जहाँ से तिब्बत से व्यापार होता है, और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला है। सबसे पुराना मेला है। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और देख लेते हैं। बोला गया है कि अर्थव्यवस्था और शिक्षा में इम्पोर्टेंट क्या क्या है। रिकांगपिओ में नवोदय स्कूल है, और किन्नौर में 1890 में पहला प्राइमरी स्कूल चीनी में खुला था। ध्यान रख सकते हो ये भी कि जो किन्नौर है वहाँ पर सब, क्योंकि किन्नौर थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका रहा है ना स्टार्टिंग से, इसलिए इसके बारे में थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा, जो 1890 है वहाँ पर पहला प्राइमरी स्कूल जो है चीनी में खुला है। 1890 में, 1890 ईस्वी में जो है पहला प्राइमरी स्कूल चीनी में खुला है। मतलब चीनी में खुला तो अब किन्नौर में है ना, तो इसलिए 1890 में खुला है जो सबसे पहला प्राइमरी स्कूल की बात हो रही है। फिर वर्ष 1899 में पुहू में दूसरा प्राइमरी स्कूल खोला गया। तो पुहू में भी 1899 में जो है दूसरा प्राइमरी स्कूल खोला गया। अर्थव्यवस्था क्या है? किन्नौर के कड़छम में भेड़ प्रजनन केंद्र है। इंपॉर्टेंट है कि किन्नौर के किस स्थान पर भेड़ प्रजनन केंद्र है? तो कड़छम में। किन्नौर के किस स्थान पर भेड़ प्रजनन केंद्र है? कड़छम में। किन्नौर के किस स्थान पर है भेड़ प्रजनन केंद्र? कड़छम में। उसके बाद इंपॉर्टेंट है जल विद्युत परियोजनाएं। तो यहाँ पर संजय जल विद्युत परियोजना है जिसको भाभा जल विद्युत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। 120 मेगावाट की 120 मेगावाट की संजय जल विद्युत परियोजना, जिसको भाभा जल विद्युत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, 120 मेगावाट की किन्नौर में स्थित है। संजय जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? किन्नौर में। कितने मेगावाट की है? 120 मेगावाट की है। और अन्य किस नाम से जाना जाता है? भाभा जल विद्युत परियोजना के नाम से। नेक्स्ट है नाथपा झाकड़ी परियोजना। नाथपा झाकड़ी परियोजना 1500 मेगावाट की है। किन्नौर की नाथपा झाकड़ी जो परियोजना है वो कितनी मेगावाट की है? 1500 मेगावाट की। संजय जल विद्युत परियोजना कितने की थी? 120 मेगावाट की। संजय या भाभा जो जल विद्युत परियोजना है वो थी 120 मेगावाट की, और नाथपा झाकड़ी परियोजना 1500 मेगावाट की है। फिर है कि बसपा जल विद्युत परियोजना जिले की प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। जो बसपा जल विद्युत परियोजना है जिले की प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। महत्वपूर्ण स्थान चीनी, तो जो चीनी के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि 1895 में गठित यह तहसील किन्नौर का मुख्यालय भी रहा। लॉर्ड डलहौजी का पसंदीदा निवास स्थान था। जो चीनी है यह लॉर्ड डलहौजी का पसंदीदा स्थान था। डलहौजी ने चीनी में रहते हुए हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का निर्माण करवाया है। तो डलहौजी ने चीनी तहसील में रहते हुए हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का निर्माण करवाया है। नेक्स्ट है कल्पा। कल्पा रिकांगपिओ से पहले किन्नौर का मुख्यालय था। तो रिकांगपिओ से पहले किन्नौर का मुख्यालय क्या था? कल्पा। रिकांगपिओ से पहले किन्नौर का क्या मुख्यालय था? कल्पा। आगे है
कि छितकुल यह बसपा घाटी का अंतिम गांव है। छितकुल क्या है? बसपा घाटी का अंतिम गांव है। कामरू बुशहर रियासत की प्राचीन राजधानी कामरू में स्थित थी और यहाँ के 5 मंजिला शाही दुर्ग में कामाक्षा देवी मंदिर है। कामाक्षा देवी मंदिर है यहाँ पर कामरू में। तो कामरू में क्या है? कामाक्षा देवी मंदिर है। 5 मंजिला शाही दुर्ग में 5 मंजिला शाही दुर्ग में कामाक्षा देवी मंदिर है। तो कामाक्षा देवी मंदिर याद रखिएगा, ठीक है। और ये कामरू में जो है स्थित है। बुशहर रियासत की प्राचीन राजधानी कामरू थी और कामरू में ही जो है कामाक्षा देवी मंदिर स्थित है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में चीन की सीमा पर भारत का अंतिम गांव कौन सा है? समुद्रो या कोरिक? तो किन्नौर जिले में अगर देखें तो चीन की सीमा से जो लगता हुआ गांव है ना, भारत का अंतिम, चीन की सीमा पर है, मतलब या फिर चीन की सीमा से लगता हुआ है, तो यह है भारत का अंतिम गांव समुद्रो या कोरिक, किन्नौर जिले में है। किस गवर्नर जनरल ने अपने ग्रीष्मकालीन मुख्यालय को शिमला से चीनी में, जिसे अब कल्पा के नाम से जाना जाता है, स्थानांतरित किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था कि अपना ग्रीष्मकालीन जो मुख्यालय है उसको शिमला से कहाँ स्थानांतरित किया था? चीनी में, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी ने जो अपना ग्रीष्मकालीन मुख्यालय है उसको शिमला से चीनी में स्थानांतरित किया था। किन्नौर जिले का मुख्यालय कौन सा है? तो रिकांगपिओ है। किन्नौर जिले का मुख्यालय क्या है? रिकांगपिओ। लद्दाख को किन्नौर में किस नाम से पुकारते हैं? मोहन्ने के नाम से। तो लद्दाख को किन्नौर में किस नाम से पुकारते हैं? मोहन्ने के नाम से। हांगरांग का मुख्यालय है लियो। हांगरांग का क्या मुख्यालय है? लियो। चीनी किसका पुराना नाम था? कल्पा का। चीनी किसका नाम था पुराना? कल्पा का। आगे देखते हैं। किन्नौर का प्रथम राजा कौन था? तो राजा प्रद्युमन। किन्नौर का प्रथम राजा कौन था? राजा प्रद्युमन। किन्नौर जिले के छितकुल गांव की स्थानीय देवी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किन्नौर जिले के छितकुल गांव की स्थानीय देवी कौन सी है? तो माथी उनका नाम है। तो किन्नौर जिले के छितकुल गांव में जो स्थानीय देवी है उनका नाम क्या है? माथी। किन्नौर जिले के छितकुल गांव में जो स्थानीय देवी है उनका नाम माथी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किन्नौर जिले के छितकुल गांव की स्थानीय देवी का नाम क्या है? माथी। जनजातीय प्रदेश किन्नौर जिले की हृदय स्थली के में हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम को वृक्ष काटने से विरत रहने का आदेश किसने दिया था? तो यह आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी, उसने क्या किया था? जनजातीय प्रदेश किन्नौर जिले की हृदय स्थली में हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम को, जो हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम है, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम, उसे वृक्ष काटने से विरत रहने का आदेश दिया था कि आप, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम को बोला था कि आप वृक्ष मत काटिए। कहाँ से? किन्नौर जिले की हृदय स्थली जो है उससे। तो इन्होंने बोला है, किसने बोला था? ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। आगे देखते हैं। किन्नौर अद्योपांत बुशहर राज्य का एक भाग था, ठीक है। बुशहर राज्य की पुरानी राजधानी कामरू थी। इसका प्रथम शासक कौन था? प्रद्युमन। तो किन्नौर मतलब इन्होंने बताया गया है कि बुशहर रियासत का पार्ट था और जो इसकी पुरानी राजधानी है वो कामरू थी और प्रथम शासक कौन था? प्रद्युमन था। चंद्रवंशी राजा प्रद्युमन, बनारस का, ठीक है। किन्नौर जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो किन्नौर जिले का मुख्यालय रिकांगपिओ में है, ठीक है। अंगूरों की भूमि रिब्बा हिमाचल प्रदेश में किस जिले में है? तो किन्नौर में है। महासू जिले को कौन सी तहसील को काटकर किन्नौर बनाया गया? तो महासू जिले की कौन सी तहसील को काटकर किन्नौर बनाया गया? तो महासू जिले की चीनी तहसील को काटा गया और उसका किन्नौर जो है जिला बनाया गया। और ये जो चीनी तहसील है किसने की थी? इसकी स्थापना 1895 में टिक्का रघुनाथ सिंह ने की थी। किन्नौर जिला किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किन्नौर जिला किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये दिया गया है मंडी के अंतर्गत आता है। फिर है हिमाचल प्रदेश का छठा जिला कौन सा है?
तो किन्नौर है। हिमाचल प्रदेश का छठा जिला कौन सा है? किन्नौर है। किन्नौर जिले का क्षेत्रफल कितना है? 6401 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 6401 वर्ग किलोमीटर। 1947 से पूर्व किन्नौर किस रियासत का हिस्सा था? रामपुर बुशहर का। 1947 से पूर्व किन्नौर किस रियासत का हिस्सा था? रामपुर बुशहर का। तिब्बती किन्नौर को किस नाम से पुकारते हैं? तो तिब्बती जो है वो किन्नौर को खुन्नू के नाम से जानते हैं। तिब्बती लद्दाख की लड़ाई में खेरी सिंह ने किसका साथ दिया था? तिब्बतियों का साथ दिया था। 1960 में किन्नौर जिले को गठित करने के लिए महासू जिले की चीनी तहसील के अलावा रामपुर तहसील के कितने गांव स्थानांतरित किए गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामपुर तहसील के कितने गांव स्थानांतरित किए गए थे? 14। किसके लिए? जब 1960 में किन्नौर जिला गठित कर रहे थे तो महासू से तो चीनी तहसील ली गई, लेकिन रामपुर तहसील जो थी उसके भी 14 गांव लिए गए थे। ठीक है। फिर है तेलंगी सिलेक्शन तथा रिब्बा सिलेक्शन किस मेवा की स्थानीय किस्म है? तो बादाम की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तेलंगी सिलेक्शन और रिब्बा सिलेक्शन किसकी किस्में हैं? बादाम की। ठीक है, बादाम की किस्में हैं। रिब्बा सिलेक्शन भी और तेलंगी सिलेक्शन भी बादाम की किस्में हैं। बुशहर का राजा केहरी सिंह और तिब्बत के मध्य किस सदी में संधि हुई? तो 17वीं जो सदी थी उसमें केहरी सिंह और तिब्बत के मध्य संधि हुई थी। कब? 17वीं सदी में। 17th सदी में। ठीक है, 17th सदी में।